भी है। इसका मतलब अमेरिका जो करने जा रहा है, ईरान इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुका है। तो अमेरिका क्या करने वाला है? जमीनी कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने जिस तरह की गंद फैलाई है, उसके ऊपर भी मैं सेशन करूंगा। बीते 2 दिन से मैं परिवार के साथ था, कुछ समय निकाल रहा था, लंबे समय से हम लोगों ने ऑफ नहीं लिया था। तो अपने इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने ट्रंप को मतलब इतना ज्यादा गिरा दिया लोगों की नजर में। इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्होंने अपनी बातों में जिस तरह की हद और भद बिटवाने का काम किया, उन सबका एक एनालिसिस सेशन थोड़ी देर में मैं लेकर आ रहा हूं। कारण यह है कि इन्होंने अमेरिका का वो जो गर्व है, उसका महिमा मंडन पूरी तरह खंडित कर दिया। कैसे किया वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच में ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि ठीक है, आपके सैनिक आगे आने दीजिए, जितने आएंगे देखा जाएगा। फिलहाल 3500 हैं और इनके जो जहाज त्रिपोली है उसके माध्यम से पहुंचे हैं और ये पूरे जहाज 27 मार्च को ही यहां पर पहुंच गए थे। 29 तारीख को रिवील हो रहा है कि ये जहाज पहुंच गए हैं। पानी के जहाजों से सैनिकों का यहां पहुंचना, उस पूरे रूट मैप पर सर्वे करना और अमेरिका का पूरी तरह से अपने फाइटर जेट के साथ तैयार होना, यह दर्शाता है कि अमेरिका ने भले ही 6 अप्रैल तक के लिए टाइम ले लिया हो युद्ध को स्थगित करने का, लेकिन वो कोई आजकल में बड़ा हमला प्लान करने जा रहा है। वो बड़ा हमला कहां होगा वो आज आप और मैं प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि लोग क्या प्लानिंग में है। ये यूएस सेंटकॉम की तरफ से डाली गई अपडेट है कल तक की, जिसमें उन्होंने कहा कि यूएसएस त्रिपोली पहुंच चुका है, 27 मार्च को आ गया था और हमारे पास में 3500 से अधिक, मतलब ये नंबर जो है न्यूज़ में आ गया। इसके साथ साथ इनका एक जहाज बॉक्सर और 2 अदर जहाज भी पूरे एमिनेशन आर्म्स लेकर के इस क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, कतर के अंदर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर होने जा रहा है। अखबारों ने क्या लिखा है? अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया, खर्ग आइलैंड पर हमला होने वाला है। खर्ग आइलैंड इस समय हेडलाइन बना हुआ है। आज आप और मैं खर्ग आइलैंड पर डिस्कस कर ही लेते हैं। साथियों, ये जो आपको जगह दिख रही है, आइलैंड है, इसका मतलब पानी के बीच में द्वीप है। आइलैंड है किसका? ईरान का है। कहां है? आइए मैप पर देखते हैं। अगर धरती को तलाशा जाए तो भाई साहब ये रही धरती और धरती पर ये रहा आइलैंड, इसका नाम है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड समझिए कि अगर ईरान का ताज है, ईरान ताज है, तो उस पर लगा हुआ ये कोहिनूर है। ईरान के इस पूरे लैंड का सबसे कीमती जो जगह है, या फिर ये कहा जाए कि ये वो जगह है जहां से ईरान पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। अगर ईरान 100 लीटर तेल पैदा करता है तो 90 लीटर तेल जहां से बेचता है, उस जगह का नाम खर्ग आइलैंड है। मेन लैंड से 25 किलोमीटर दूर ये है आइलैंड। ये जो आपको दिख रहा है ये है खर्ग आइलैंड। सवाल ये है कि इस आइलैंड पर है क्या? तो साथियों, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये असल में टैंकर्स हैं। ये टैंकर्स स्टोरेज हैं जिनमें तेल को स्टोर किया जाता है। रिफाइन किए हुए ऑयल को, क्रूड किए हुए ऑयल को यहां पर स्टोर किया जाता है। कितना स्टोरेज है? 3 करोड़ बैरल यहां पर तेल स्टोरेज है। जैसे भारत के पास 53 लाख मेट्रिक टन तेल के स्टोरेज है, ऐसे यहां पर 3 करोड़ मेट्रिक टन बैरल में तेल का स्टोरेज यहां पर स्थित है। मतलब हमारे पास जो कुल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसका लगभग 6 टाइम्स ज्यादा इसके पास यहां पर केवल इतने से आइलैंड पर स्टोर किया हुआ है। ये स्टोरेज करने के लिए इन्होंने मेनलैंड ईरान से पाइपलाइन डाली हुई है, जो पाइप यहां आते हैं और इन पाइप के माध्यम से इन टैंकर्स को भर दिया जाता है। फिर क्या होता है? इन टैंकर्स के पास भरा हुआ जो ऑयल है वो जहाजों के माध्यम से, तट पर खड़े जहाजों के माध्यम से दुनिया भर को बेचे जाते हैं। मतलब इन्होंने अपनी बगल में ये जो बना रखे हैं ना, जैसे अपने पास मुंबई पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, ऐसे पोर्ट बना रखे हैं और उन पोर्ट से ईरान का तेल दुनिया भर में यहां से एक्सपोर्ट होता है। मतलब एक तरह से समझिए कि ये वो पोर्ट है जहां पर ईरान अपना पूरा तेल लाकर इकट्ठा करता है और इकट्ठा किए हुए तेल को दुनिया भर को बेचता है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, ईरान के पास तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पहले से ही है, बंदर अब्बास है, सवाहा भी उनके पास ही है, तो नहीं ना। तो ऐसे में बोले इतनी सारी जगह में से वो यहां पर क्यों लाता है? क्योंकि ये मुख्य भूमि से 25 किलोमीटर दूर है। बाय एनी चांस यहां पर कभी हमला होता है, आग लगती है, इतना तेल का भंडार है कि किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से ऊपर ही कंसीडर किया जाए। इतना बड़ा तेल का भंडार अगर गलती से आग पा गया तो जमीन से 25 किलोमीटर दूर होने के कारण मुख्य भूमि को सुरक्षित रखता है। नंबर दूसरा, क्या यहां पर तेल निकाला भी जाता है? जवाब नहीं, तेल कहीं और निकलता है, पाइप के माध्यम से यहां केवल इकट्ठा किया जाता है। पाइप के माध्यम से इकट्ठे हुए इस जगह पर क्या कभी कोई ऐसे हमले प्लान हुए हैं जो अब प्लान हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। 1960 के दशक में ईरान ने इसे बनाया ही इसलिए था कि कल को अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारा यही आइलैंड कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? ईरान का ये जो आइलैंड है ना, ये असल में ईरान की लाइफ लाइन है। अगर इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो ईरान का जो इकट्ठा किया हुआ माल है एक्सपोर्ट करने के लिए जो जगह है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप सोचकर देखिए कि ये अपने आप में ऑयल क्राउन ज्वेल कंसीडर किया जाता है कि साहब ये वो जगह है जहां से ईरान दुनिया को ऑयल सप्लाई करता है। अब आप सोचेंगे कि यहां पर अमेरिका हमला क्यों करेगा, कब्जा क्यों करेगा? भाई जब इन्होंने पश्चिम एशिया के तमाम देश, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, यूएई हो, इन सब देशों पर हमले करके उन्हें तेल बेचने से रोका है, तो भाई इसे भी तो तेल बेचने से रोका जाए। ये अपना तेल इन दिनों खूब बेच रहा है। आप सोचिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अगर रखने वाले देश हो तो वेनेजुएला नंबर 1, सऊदी नंबर 2, तीसरे नंबर पर ईरान ही आता है और ईरान का 90% तेल इस आइलैंड से बाहर निकलता है। मतलब जमीन से नहीं निकलते, बेचने दुनिया के लिए यहीं से बाहर निकलता है। दुनिया का 11.8% तेल ईरान के पास है और ऐसे में वो यहां पर सप्लाई जो करता है दुनिया के लिए, वो यहां से करता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल ग्लोबल सप्लाई का अंदर जो ईरान का कंट्रीब्यूशन है उसका 90% क्रूड ऑयल इस आइलैंड से, मतलब कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इससे होगा क्या? होगा ये कि दुनिया में हाहाकार मचेगा। दुनिया में हाहाकार मचने वाला भी बहुत बुरा हाल, जो अगर यहां हमला होता है उसके बाद के हालात बहुत बुरे होंगे। ये वो वाली स्थिति है। फिर ईरान को सरेंडर करना पड़ सकता है कि भैया अब अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। स्थिति यहां से आगे आज अगर देश के प्रधानमंत्री की बात आप सुन रहे हैं कि कोरोना जैसे हालात आ सकते हैं, तो उनका तर्क यही है कि असल में अभी ये स्थिति न्यूट्रल होती दिख नहीं रही है। ये अपने तरफ से ईरान सब जहाजों से टोल वसूली कर रहा है। ये देश जो दुनिया के लिए वाकई में तेल भेज रहे थे, उन तेल भेजने वालों को भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। इंश्योरेंस का जो जहाजों का किराया था 400% तक बढ़ गया है, निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ईरान अब हफ्ता वसूली कर रहा है, 17.5 करोड़ रुपए पर जहाज ले रहा है। $2 मिलियन तक अगर पर जहाज यहां से वसूल रहा है तो कुल मिलाकर के ईरान को बढ़त मिली हुई है। इसीलिए अमेरिका पहले नेगोशिएट करने आया और अब नहीं तो तुम्हारा नुकसान भी इतना कर देंगे कि तुम भी नहीं बेच पाओगे, तुम नहीं बेच पाए, ये नहीं बेच पाए, फाइनली एक दिन आकर के सब शांत होकर कहोगे कि लाओ भाई आओ, क्या बात कर सकते हैं। ऐसे में इनको यहां पर क्रूड ऑयल के मामले में ये जगह दिखाई दे रही है जो अमेरिका निशाना बनाने के लिए अपनी सेना भेज चुका है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर हमले होंगे और इन कुओं के अंदर आग लगा दिया जाएगा। अमेरिका क्या इस पर पहले हमले करने के बारे में सोचा है? बिल्कुल सोचा है। बहुत सारे ऐसे तरीके रहे हैं अमेरिका के द्वारा इजाद किए हुए, लेकिन वो तेल को बचाता रहा हमेशा ताकि दुनिया के अंदर ऑयल सप्लाई बाधित ना हो। हाल ही में जैसा आपने देखा होगा कि ईरान अपने तेल को यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए डार्क फ्लीट यूज करता है। मतलब वो जहाज जिनको ट्रैक ना किया जा सके, उनके मतलब कोऑर्डिनेट के लिए जो मशीन लगाई जाती है वो बंद कर दी जाती है। उससे होता यह है कि दुनिया भर में ईरान अपना तेल तो बेच रहा है, जरूरतमंद देश सस्ते तेल के नाम पर उसको खरीद भी रहे हैं, अच्छा तेल भी है और सस्ते में भी मिल रहा है। तो अमेरिका ने कुछ दिन पहले ईरान का तेल खरीदने की लोगों को परमिशन भी दी थी, जिससे हुआ ये कि इन्होंने भर भर के तेल बेचा है। मतलब ईरान इस समय पर युद्ध के अंदर तेल बेचकर सबसे ज्यादा विनर पोजीशन में पहुंच गया कि चलो हम तो अपना तेल बेच रहे हैं, दुनिया को बेचने नहीं दे रहे, बढ़िया से डार्क फ्लीट चल रही है, दुनिया के लोग खरीद पा रहे हैं। तो अमेरिका जो है ना वो इस जगह पर हमला प्लान करने की पूरी स्थिति में है। ऐसा उन्होंने 1979 में भी किया था, 1980 में भी किया था। यहां पर पहले भी हमले होते रहे हैं। क्या इस पूरे दौर में 30 दिन के अंदर एक बार भी हमला नहीं हुआ? यहां पे हुआ है। 14 मार्च को अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया, लेकिन उस हमले के बाद इन्होंने एक लाइन खुद से बोली कि हमने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने नुकसान पहुंचाया यहां पर बिछी हुई माइंस को, बंकर्स को, उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये केवल बताने के लिए कि ईरान वालों मान जाओ, अगर हम तुम्हारे टैंकर्स को तबाह करने आए तो फिर तुम तेल बेच नहीं पाओगे। ट्रंप ने अपनी तरफ से 14 मार्च को यह बात बोलते हुए कहा कि भैया ईरान वालों, या तो साफ साफ तुम मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकलने दो, अदरवाइज यहां पर बहुत बुरा कर दूंगा। आपको याद है ट्रंप के द्वारा एक धमकी भरा पत्र दिया गया था 22 मार्च को, ये कहते हुए कि 48 घंटे के अंदर मैं आपके एग्जैक्ट मतलब उन जगहों पर हमला करूंगा जो पावर प्लांट्स हैं, उन्हें तबाह कर दूंगा। ट्रंप ने आपको याद होगा 48 घंटे की धमकी दी थी, लेकिन उसके बदले में फिर ईरान ने धमकाते हुए कहा था कि मैं पीने का पानी तबाह कर दूंगा इन देशों का। तो फाइनली ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और अपनी तरफ से इन लोगों को 5 दिन का एक पीरियड का समय दिया गया कि ठीक है 5 दिन का समय ले लो और 5 दिन बाद हमला कर लेना।
5 दिन का एक सीजफायर ट्रंप खुद अनाउंस किए थे 23 मार्च के दिन, हमने ये वाली बात आपको बताई थी, ठीक है। उसके अंदर फिर ये 23 मार्च के बाद में 27 मार्च को बाहर निकल कर आते हैं। 23 मार्च को 5 दिन का समय दिए, 28 तारीख को 5 दिन पूरे होने वाले थे, 27 मार्च को बाहर निकल कर आते हैं और उसमें कहते हैं कि नहीं, मैं इसको बढ़ाकर 5 दिन को 10 दिन कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि अक्सर ट्रंप ये सब काम टाइम बाय करने के लिए करते हैं। अब वो 5 दिन बोले थे, 5 को 10 दिन बोले, क्योंकि ट्रिपोली 27 के दिन तो पहुंचा है, 28 के दिन एक्शन होगा, 29 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है, तो ऐसे में बोले मैं 5 दिन और लेता हूं, मान जाओ तुम लोग। इस बीच में वो बैकरोड पर बातचीत करवाने का राउंड चला रहे हैं, ये तक खींच कर लेगा सब 10 दिन चलो। फिर मैंने आपसे ये कहा कि ट्रंप का कोई प्रतिनिधिमंडल आएगा जो कि जीसीसी देशों से मिलने आएगा। ये लो साहब, जीसीसी देश में कौन से देश आते हैं? सऊदी अरेबिया आते हैं, साथ में जो 6 देश हैं, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब आते हैं। तो सऊदी अरब इस समय पर अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजा हुआ है। अमेरिका खुद अपना विदेश मंत्री नहीं भेजा, दवाई बेइज्जती कर रहा था, तो पाकिस्तान यहां पर उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसने फिलहाल के लिए मिस्र को, तुर्की को, सऊदी को बुलाकर विदेश मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। ये सारा की सारा वैसे हो रहा है जो प्रेडिक्टेबल है, मतलब मैं कोई भविष्य देखता नहीं हूं, लेकिन ये प्रेडिक्ट होने लग गया है कि ट्रंप अब ये करेगा। आप सब भी अब तो बुद्धिजन बन गए हैं, ज्ञानी जन हैं, इस बात को समझते हैं कि क्या आगे हो सकता है, बड़ा ही कैलकुलेटेड तरीके से होता चला जा रहा है। आप और हमने इतना डिस्कशन कर लिया है कि आजकल मैं बहुत सारे मेरे कई साथी जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी YouTube चैनल पर, अब वो लोग भी क्लेम करने लगे कि वो प्रेडिक्शन सीख गए हैं। अच्छी बात है कि चीजें बहुत आसान तरीके से आपने और हमने इतनी आसान तरीके से डिस्कस कर ली है या लोगों तक पहुंचा दी है कि अब हर व्यक्ति को ये पूरी घटनाक्रम समझ में आता है कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये। अच्छी बात है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान अपनी तरफ से बोलते हैं कि देखिए आप लोग ये जो भी तरीका अपनाने की प्लानिंग में है, यदि ऐसा कुछ किया तो हम उसके बहुत घातक परिणाम आप तक पहुंचाएंगे। ईरान की धमकी भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा अमेरिका की तैयारी समझ लो कि वो खड़ग आइलैंड पर तैयारी का कारण क्यों पैदा किया। देखो कहानी ये है कि खाड़ी देश जितने भी है ना, इनका 70% तक ऑयल प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। मतलब आप इस समय समझिए कि सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत, यूएई, इनके पास से तेल नहीं निकल पा रहा है। ये जितने भी देश हैं ये तेल निकाल निकाल के कुएं भरकर बैठे हैं, यहां से रास्ता खोल ही नहीं रहा है ईरान। और ऐसे में सऊदी अरब जो है ना, जो 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक करता था प्रोडक्शन, अब उसका 80 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल प्रोडक्शन रह गया है। ऑयल की कीमतें बढ़ने लगी है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बाधित हो रही है। कतर जो कि दुनिया का 20% एलएनजी पूरा करता है, उसने फोर्स मेजर्स लागू कर दिए हैं, 17% तक अपना एलएनजी प्रोडक्शन घटा दिया है। इराक, उसके यहां पर हाल ये है कि प्रोडक्शन 23 लाख से 43 लाख से घटकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, 70% तक उसके प्रोडक्शन के अंदर गिरावट आई है। कुवैत ने अपने यहां पर जो टैक्स लगे हुए हैं, मतलब ये जो अमेरिका 17.5 करोड़ 16 करोड़ जो ईरान वाले वसूल रहे हैं, उसके चलते 50% अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। यूएई की एक पाइपलाइन जरूर है जो थोड़ा बहुत आसपास के क्षेत्रों में फुजौला तक काम आ रही है, भारत जैसे देश वहां से तेल मंगा पा रहे हैं। उसके अलावा भी जहाजों ने 400% तक प्रीमियम बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर के ये पूरा क्षेत्र बड़ी तरीके से बाधित हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि हमारे नुकसान क्यों हो भाई? हमारी अर्थव्यवस्था, इन देशों की अर्थव्यवस्था माना तेल पर डिपेंडेंट है, लेकिन महीने में तेल ना बिके, 2 महीने ना बिके, साल भर ना बिके, दुनिया भर से मरे, हमारे यहां पर तो क्राइसिस नहीं आएगा, हमने खूब कमा के रखा हुआ है। लेकिन इस मामले को ईरान के लिए सेंट्रल खत्म कर दो एकदम। ईरान फिर भविष्य में अपना तेल ना बेच पाए। अभी उसने हमारे रास्ते तो रोक दिए और खुद खड़ग आइलैंड से तेल बेच रहा है, अमेरिका ने परमिशन दिलवा रखी है तो बढ़िया बेच रहा है। तो बोले ऐसे में हमारे यहां पर जो हमले हुए हैं ना, वो इसके यहां पर भी हो, इसलिए पूरी की पूरी तरह से तैयारी चल रही है।